राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर करने वाले हैं वो रहने वाला है 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे चलिए ये सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है आपको याद होना चाहिए, या फिर आप याद कर लो, क्योंकि ये जो है आपके लो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। बस मैं उससे ज़्यादा मैं आपको मैंने आपको बताया है कि मैं वही चीज़ आपको साथ शेयर करूँगा जिसने मेरी हेल्प करी है, ताकि अगर आप शायद उनको फॉलो करें तो आपकी भी हेल्प हो जाए। तो हमारा जो थीम श्लोक है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसी श्लोक के साथ हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर? ग्रीन रेडिएशन, इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जो कि है यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ओजोन लेयर से रिलेटेड जो है हमारे दो डिक्लेरेशन हुए। एक हुआ 1985 में, जिसको हम बोलते हैं वियना जो जगह है ऑस्ट्रेलिया में, डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें बात की गई प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की। ठीक है, यही इसका थीम था, प्रोटेक्शन ऑफ। और सेकंड जो हुआ वो 2 साल बाद 1987 में हुआ, टू बी एग्जैक्ट 1 सितंबर 1987 में हुआ। और इसको बोलते हैं हम मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन। ठीक है, और इसमें बात करी गई, इसमें बताया गया कि हमें लिमिट करने हैं वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। तो लिमिट O3 डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसकी बात करी गई इस डिक्लेरेशन में। ठीक है, और आपको पता है 1 सितंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं ओजोन डे। ठीक है, तो वो यहीं से लिया गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ हम जो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है जो सब अर्थ के सबसे ऊपर है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर है। यहीं पे एयरप्लेन वगैरह, यहीं पे क्लाउड्स वगैरह, हॉट एयर बैलून जो है, ये सब यहीं पे देखे जाते हैं। इसकी आपसे लेंथ पूछता है, तो इसकी लेंथ आपको याद होनी चाहिए। इसकी लेंथ अगर हम पोल्स पे बात करें तो पोल्स पे है ये 8 किलोमीटर। ठीक है, और इक्वेटर पे है ये 18 किलोमीटर। तो एवरेज जो पूछता है, एवरेज है इसका 13 किलोमीटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता है। उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, वाइसा वर्सा, ऐसे देख लो, सब में इसमें टेम्परेचर घटेगा और इससे ऊपर वाले में टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। साथ साथ यहाँ पे एक टर्म आपसे पूछता है कि कितना टेम्परेचर घटता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो घटता है वो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस घटता है पर 165 मीटर पे, या फिर ऐसा कह लो कि 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं लैप्स रेट। और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम ओजोन लेयर यहाँ पे देख रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको, मेसोस्फेयर जो है उसमें हम मेट्योर्स देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, और यही हमारी जो है कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, थर्मोस्फेयर को हम एक और नाम से बोलते हैं, आयनोस्फेयर के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे हमें आयंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक फिनोमेना देखने को मिलता है, ऑरोरा जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, इस तरह का फिनोमेना जो होता है, इसमें हमें ग्रीन लाइन्स वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। सैटेलाइट भी यहीं पे होती है। ठीक है, जब थर्मोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है स्पेस आ जाता है बेसिकली। ठीक है, और ये जो कर्मन लाइन है ये आपको याद रखनी है।
ठीक है, कि ये मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में आती है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोस, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोस, इसको बोलते हैं मेसोपोस, इसको बोलते हैं थर्मोस्पोस। ऐसे करके ये लाइन के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये चीज़ और बता दूं मैं, ट्रोपोस्फेयर को ही हम लेयर ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी ये जो हैं गैसेस वो मिक्स होती है। जैसे नाइट्रोजन कितनी है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.036% है। तो ट्रोपोस का मतलब ही होता है लेयर ऑफ मिक्सिंग, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लोकमान्य तिलक और एनी बेसंत। ठीक है, ये चीज़ तो इंडियन एसोसिएशन नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बारे में क्या पता है आपको? ये पता है कि 1875 में ये न्यूयॉर्क में इसकी ब्रांच बनी थी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, किसने बनाई थी? वो बनाई थी HP ब्लवात्स्की और MS ऑलकॉट ने, MS ऑलकॉट ने। फिर फर्दर जब ये इंडिया में आई ब्रांच तो ये 1882 में आई। कहाँ आई? अडियार मद्रास में आई। और तब इस ब्रांच की लीडर जो थी वो एनी बेसेंट थी। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए कि इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको पता है किसने बनाई थी? वो बनाई थी हमारे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये बनाई थी दादा भाई नौरोजी ने। कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1866 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। ये पहले इंडियन थे, ठीक है, जो कि बन गए थे क्या, मेंबर किसमें? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इंडियन टू बिकम मेंबर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनकी बुक के नाम आपको पता होना चाहिए, जो पूछता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जिन्होंने इन्होंने उस बुक में ड्रेन थ्रो दी थी कि किस तरह जो है अंग्रेज़ हमारे देश की दौलत को लूट गए, वो चीज़। और इन्होंने पत्रिका स्टार्ट की थी रस्त गुफ्तार, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा होम रूल लीग। ये एक ब्रांच जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, एक ब्रांच जो है एनी बेसंत ने स्टार्ट की थी। तो वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। ठीक है, और उससे पहले हम देख लेते हैं इंडियन जो एसोसिएशन है वो दो देख लेते हैं। एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन देख लेते हैं, ये कब बनी थी, किसने बनाई थी एसोसिएशन? ठीक है, ये बनी थी 1876 में। बनाई थी किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। वैसे ही एक इंडियन लीग भी बनी थी, ये आप मुझे बता दीजिए कब बनी थी, किसने बनाई थी? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं होम रूल लीग की। ठीक है, दोनों ब्रांच जो हैं वो 1916 में बनी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एक ब्रांच जो है होम रूल की थी वो पुणे में थी और एक थी मद्रास में। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। मद्रास वाली है वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाई गई थी और जो पुणे वाली है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और क्या याद करना है आपको? पता है 1916 से आपको क्या याद आना चाहिए? आपको लखनऊ सेशन याद आना चाहिए, जो INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन है, जिसको किसने प्रेसाइड किया था? उसको प्रेसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या याद होना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड ये आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी, मराठी और केसरी। मराठी जो थी वो
केसरी जो थी वो मराठी में था, और ये जो था मराठी जो था वो हिंदी में था, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला, किसने बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? ये बोला था चिरोल ने, ये आपको पता होना चाहिए, चिरोल ने बोला था, ठीक है। और इंडियन लीग की अब मैं बता देता हूँ, इंडियन लीग जो है वो 1875 में बना, किसने बनाया? शिशिर कुमार घोष ने बनाया, शिशिर कुमार घोष। ये भी पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट दी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? नॉट पूछा है, ठीक है। कहाँ गया? ये नॉट पूछा है, ठीक है। तो 2011 में आपको पता है किया था, 1996 में भी किया था, 87 में भी किया था, 1983 में नहीं किया था हमने होस्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, अच्छा और देख लेते हैं कि कब कब किसने होस्ट किया था। 1975 में इंग्लैंड ने किया था, 79 में भी इंग्लैंड ने किया था, फिर यहाँ पे इंग्लैंड के साथ मिलकर किया था। इंडिया ने 87 में पाकिस्तान के साथ मिलकर किया था, ये चीज़ रखनी है। और 96 में भी किया था, 3 ने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ने, ठीक है। फिर 2011 वाला याद है, 23 वाला भी याद होना चाहिए, और 31 में भी करेंगे हम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 27 में कहाँ कहाँ होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये सब जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, हम थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में ये रिवाइज कर लेते हैं कि पहला जो क्रिकेट का मैच था वो कब हुआ था, ऑफिशियल वाला, ठीक है। ऑफिशियल वाला कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था, वर्ल्ड कप में मैन वाला कब हुआ था, और फीमेल वाला कब हुआ था, ये भी देख लेते हैं। और T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, ये भी कब देख लेते हैं। और आपको पता है T20 वर्ल्ड कप पहला वाला तो इंडिया ही जीता था, क्योंकि कब हुआ था वो 2007 में हुआ था, और इंडिया ही जीता था। मैन वाला जो है वो 1975 में हुआ था, और वुमेन वाला जो है उससे 2 साल पहले हुआ था, 1973 में। याद रखना है कि फीमेल वर्ल्ड कप जो है वो मैन वाले वर्ल्ड कप से पहले हुआ था। पहला जो क्रिकेट मैच है वो 1877 में खेला गया था, और ये खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है वो भी इन दोनों के बीच में खेला गया था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्रिकेट से रिलेटेड जो कि चीज़ पूछते हैं, ठीक है। तो और आपको पता है कि इस बार जो है जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है वो साउथ अफ्रीका ने जीती है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 की वो इंडिया ने जीती है। T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपको बुक्स और ऑथर को जोड़ना है साथ में, ठीक है, मैच करना है। तो आपको बताना है तजुल मासिर, खज़ेन ए फुतूह और तारिक फिरोज शाही और तारिक मुबारक शाही कहाँ किसने लिखी है? तो देखो ये दोनों नाम तो आपने नहीं सुने होंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन फिरोज शाही और मुबारक शाही ये तो आपने पक्का सुना होगा। फिरोज शाही आपको पता है कि याह्या बिन सिरहिंदी ने लिखी थी, और मुबारक शाही आपको तो पता है किसने लिखी थी? आमिर खुसरो ने लिखी थी? नहीं, किसने लिखी थी? ये लिखी थी मुबारक शाही, लिखी थी याह्या बिन सिरहिंदी ने, और फिरोज शाही लिखी थी हमारे ज़ियाउद्दीन बरयानी ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों के ऑप्शन से ही आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। फिरोज शाही जो है वो बरानी ने लिखी है, और मुबारक शाही जो है वो सिरहिंदी ने लिखी है। साथ साथ हम और बुक्स देख लेते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि पास्ट में लिखी गई हैं। तो जैसे कि हमारी है अष्टध्यायी, अष्टध्यायी, आप मुझे इसके ऑथर के नाम बताएंगे? अष्टध्यायी है, मुद्र राक्षस है, मुद्र राक्षस, ठीक है। इंडिका किसने लिखी है? किसके बीच मतलब किसका कन्वर्सेशन है बीच में?
महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य। ठीक है। मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है? मालविका अग्निमित्र। और शिलापतिकम किसने लिखी है? और किसकी स्टोरी है इसके बीच में? ठीक है। मृच्छकटिका किसने लिखी है? मृच्छकटिका। ठीक है। सीयूकी किसने लिखी है? ठीक है। और हर्षचरित्र कादम्बरी किसने लिखी है? ठीक है। ये चीज़ आपको बताने हैं। तो अष्टध्यायी किसने लिखी है? अष्टध्यायी लिखी है पनिनी ने। ठीक है। इन ऑथर के नाम याद रखने। मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त। इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। मालविका अग्निमित्र लिखी है कालिदास ने। और कालिदास ने के और भी बुक्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी? जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। मेघदूत है। मेघदूतम। मेघदूत। ठीक है। और है कुमार संभवम। रघुवंश। रघुवंशम है या रघुवंश बोलो? रघुवंशम। ठीक है। ऋतु संहारम है। ऋतु संहारम या संहार। ठीक है। तो ये लिखिए शिलापतिकम आपको पता है। कोवलम, माधवी और कन्नगी की स्टोरी है। किसने लिखी है? इलांगो अडिगल ने लिखी है। इलांगो अडिगल। ठीक है। मृच्छकटिका जिसको हम दी लिटिल क्ले आर्ट से भी नाम से भी जानते हैं, लिटिल क्ले आर्ट भी इस बोलते हैं, ये लिखी है शूद्रक ने। सीयूकी जो है वो लिखी है फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर। ये एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। चाइनीज ने कौन था? वो था फर्स्ट नहीं, सेकंड। सॉरी, सेकंड। ठीक है। वो था ह्यूनसांग। ह्यूनसांग जो किसके कोड में आया था? कोड में आया था हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के कोड में आया था। ठीक है। हर्षवर्धन से रिलेटेड है हर्षचरित और कादम्बरी, क्योंकि ये उन्हीं के कोर्ट में जो पोएट थे उन्होंने लिखी थी। उनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि भाई हर्षवर्धन ने भी 3 बुक लिखी हैं। ठीक है। कौन कौन सी? रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ठीक है। ये हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ह्यूनसांग के बारे में सीयू की आपको पता होनी चाहिए। और कालिदास के भी जितनी भी है सारी पूछता है। मेघदूत, कुमार संभवन, रघुवंशम, ऋतु संहारा, ये सब पूछता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉस्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? ठीक है। लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स स्टोरेज, नहीं भाई। रिडक्शन इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर, नहीं। इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, तो हमारा जो ऑप्शन है वही पहला वाला सही हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो लैंड की डिमांड बढ़ती है कि लोग कहाँ रहेंगे, लोग फैक्ट्री वगैरह कहाँ डालेंगे, है ना। और जब वो लैंड की डिमांड बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा। भाई उनको रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, तो उसके लिए वजह से अब जगह तो सीमित है, जो अर्थ है वो तो हमारा सीमित है, लैंड जो है वो सीमित है। तो फिर जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जाएगा उनके घर के लिए, उनकी कॉलोनीज के लिए, उनकी सोसाइटीज़ के लिए, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह के लिए। ठीक है। और साथ साथ जो है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी भर भर के इस्तेमाल होंगे, तो वो भी अंडर प्रेशर आ जाएंगे, वो भी ख़त्म होने की संभावना पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज
एज ऑफ 10 फरवरी 2023, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स या कमर्शियल टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को किस जो बजट आया था उसमें किसकी बात की गई थी, उसमें की गई थी पर्सनल इनकम टैक्स की बात। अब आप पूछेंगे कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ ये आपने पहली बार सुना होगा, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह का लोकल टैक्स है, ठीक है, जो कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ों पे लगता है। इसको कौन कलेक्ट करता है, इसको म्यूनसिपैलिटी वगैरह जो है ना, वो लेती है आपसे, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि कचरे के लिए हर महीने पैसे लिया जाता है, वैसा टाइप का। कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पे लगता है, ठीक है। कमर्शियल टैक्स आपका कैसा है, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, वैट हो गया, वैट मतलब वैल्यू एडेड सर्विस, वैल्यू एडेड टैक्स जो हो गया, ये सब क्या है, कमर्शियल टैक्स होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पर्सनल इनकम टैक्स तो आपको पता है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो एक तरह से बजट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बजट के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है, उसकी जगह क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल जो है 112 है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू मतलब कि वो खर्च जहाँ पे मतलब रोज़ वाले खर्चे होते हैं, ठीक है। और कैपिटल में आप इस तरह समझिए कि कभी कभी या इमरजेंसी में जो खर्च है वो हम कैपिटल से निकालते हैं, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। सेकंड चीज़ जो है वो है कि इनको भी दो दो हिस्से में बांटा गया है, ठीक है। एक है रिसिप्ट और एक है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोल लो, सेम रिसिप्ट और एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है टैक्स में, एक है नॉन टैक्स में, ठीक है। और टैक्स जो हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, जैसे नाम बता रहा है कि हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या इनकम टैक्स हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, पर पहुंच वो गवर्नमेंट की तरफ रहा है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी आप कैसे, जब आप दुकान पे गए, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने 18% जीएसटी दी, तो इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं ले रही है, लेकिन वो पहुंच डायरेक्ट गवर्नमेंट को रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे एक्साइज ड्यूटी इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, एक्सेस एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, और याद रखना है कि नॉन टैक्स में क्या आता है। तो नॉन टैक्स में जैसे कि चालान हो गया, ठीक है, टोल टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया और ग्रांट हो गया। ग्रांट भी इसमें आता है, अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्सपेंस में क्या आता है, एक्सपेंस में अब देखो, रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें वो चीज़ आती है जिसमें इंटरेस्ट जो होता है वो अर्न होता है, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट गिवन। और क्या रखना है कि इसमें पैसा जो है वो आ रहा है, ठीक है, इसमें पैसा जो है, कैसे उसको दिखाऊं, पैसा जो है वो आ रहा है और इसमें पैसा जो है वो जा रहा है गवर्नमेंट का। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे सैलरी, ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, वेजेस हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है। इसमें भी ग्रांट आता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी ग्रांट आ रहा है, उसमें भी ग्रांट आ रहा है, फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो ग्रांट है, ये जो ग्रांट है, ये रिसीव फ्रॉम अदर्स है, रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। मैंने आपको बताया ना, क्या बताया, कि इसमें पैसा जो है वो अर्न हो रहा है और इसमें पैसा जो है वो आ रहा है, इसमें पैसा जा रहा है। तो ये ग्रांट जो होगा, ये ग्रांट वो है जो हम दे रहे हैं, गिवन टू अदर्स, क्लियर। यहाँ पे रिसीव टू अदर्स है, यहाँ पे गिवन टू अदर्स है। तो याद रखना, अगर पूछेगा ग्रांट रिसीव फ्रॉम अदर्स है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। वहीं ग्रांट गिवन टू अदर्स है तो उसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट की और एक्सपेंस की। अब यहाँ देखो, रेवेन्यू में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है ना कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है ना लाइबिलिटी हो रही है, लेकिन कैपिटल में जो है वो एसेट क्रिएशन होता है और लाइबिलिटी का भी हम देखते हैं। तो रिसिप्ट, जैसे रिसिप्ट का देखते हैं, रिसिप्ट में क्या होता है, रिसिप्ट में आपकी एसेट जो है वो घट रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। कैसे? तो रिसिप्ट का एग्जांपल है, जैसे लोन लिया आपने, लोन लिया या डिसइन्वेस्टमेंट, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और वहीं एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस का मतलब है इसमें एसेट क्रिएशन हो रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है। जैसे कि इसमें लोन दिया आपने किसी को, ठीक है, तो आपको मतलब एक तरह से एसेट बढ़ गया ना। अब वो बंदा लोन चुकाएगा आपका, आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा ये वो, या फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करवाया, स्कूल खुलवाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हॉस्पिटल खुलवाए तो वो भी इसी में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली इतनी चीज़ आपको समझनी है। रेवेन्यू में क्या है, हमारे वो खर्च हैं जो कि रोज़ रोज़ डेली होने वाले हैं। कैपिटल में इमरजेंसी खर्चे या कभी कभी होने वाले खर्च हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंस। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, पैसा जो है वो आ रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है पैसा जा रहा है, इसमें इंटरेस्ट अर्न होता है, इसमें इंटरेस्ट गिवन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें नाइदर एसेट क्रिएशन होता है, नाइदर लाइबिलिटी क्रिएशन होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। एसेट और लाइबिलिटी जो है वो हमारा कैपिटल से जुड़ा हुआ है। तो कैपिटल रिसिप्ट में जो है उसमें एसेट जाता है, ठीक है, क्योंकि हम दिस इन्वेस्टमेंट कर दिया है यहाँ पे हमने, है ना, लोन ले लिया, तो क्या हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई ना कि भाई हमको चुकाना है इसको। तो एसेट क्या है, एसेट कम हो गया। वहीं जो है एक्सपेंस में एसेट बढ़ जाता है और लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर बाकी जैसे जैसे मतलब हम इस टॉपिक पे आएंगे वापस, तो मैं आपको और क्लैरिटी से एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि जो आपको याद रखना है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कहने का मतलब वो ये बोल रहा है कि पैलेडियम जो है वो किसका क्या है, कैटलिस्ट है, किस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिलमैन रिएक्शन जो है उसमें बेस को कैसे कैटलिस्ट मानते हैं, ठीक है। और कैनिज़ारो रिएक्शन जो है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं, जैसे कि हमारा NaOH हो गया और KOH हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। लेकिन हम इसमें पैलेडियम वगैरह नहीं यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को, ये चीज़ आपको रखनी है। जो एल्डोल रिएक्शन है इसमें भी हम कैटलिस्ट यूज़ में पैलेडियम यूज़ नहीं करते, हम बेसिक और बेस और एसिडिक जो है कैटलिस्ट लेते हैं, लेकिन हम इसमें पैलेडियम यूज़ नहीं करते हैं। आपको एक ही रिएक्शन जो है उसमें हम पैलेडियम यूज़ करते हैं, वो है रोसमंड का रिएक्शन। इसमें हम कैटलिस्ट के तौर पे पैलेडियम का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इबोनी एंड महागोनी ट्रीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो याद होगा आपको, ये मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे कि कौन कौन से तरह के फॉरेस्ट होते हैं और उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनको हाई रेनफॉल चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और हाई क्या सनलाइट, सनलाइट भी चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इबोनी हो गया एग्जाम्पल, महागोनी हो गया, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, रोसवुड हो गया, ठीक है, चिंचोना हो गया, एपी हाइट्स हो गया, एपी हाइट्स, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंग्रोव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैंग्रोव के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका मतलब होता है दलदली क्षेत्र, ठीक है। इनको एक तरह से लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ पे हम सुंदरी ट्रीज, जो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इनको हम लिविंग रूट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग रूट्स, सॉरी,
ठीक है। और लिविंग रूट्स को ही हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है। वहीं हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो ये मैंने आपको बताया था कि इनकी दो कैटेगरी है। ठीक है, एक है ड्राई डेसिडियस होता है, एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस। किस पर डिपेंड करता है? ये रेनफॉल पे, कितनी रेनफॉल वहाँ पर पड़ती है। अगर रेनफॉल जो है वो 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच में है तो उसको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे, और अगर वो 150 से 200 के बीच में है तो उसको हम मॉइस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि जैसे ड्राई के हो गए तेंदू, खेर, पलास के पेड़। ठीक है। वहीं मैंने मॉइस्ट के बताए थे शीशम, सागौन की लकड़ी जो कि फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड। ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि इनको ही मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखना है। मानसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस को बोलते हैं। माउंटेन की मैंने बताई थी बात, कि माउंटेन जो होते हैं वो पहाड़ों पर मिलते हैं, वो ट्रायंगल शेप के होते हैं, कॉनिफेरस होते हैं, जैसे कि चीड़ हो गया, पाइन हो गया, सेडार हो गया, देवधर हो गया। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं। अच्छा, चलो माउंटेन की बात बता देता हूँ मैं यहाँ पे। माउंटेन फॉरेस्ट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है हाइट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे। कैसे? अगर हाइट जो है वो 1000 से 2000 सेंटीमीटर के बीच में है अगर वो फॉरेस्ट, तो उसको हम बोलेंगे वेट टेम्परेट। ठीक है। अगर वो 2000 से 3500 के बीच में है, 3500 के बीच में है, तो उसको बोलेंगे हम कॉनिफेरस। ठीक है। और अगर वो 4000 से ऊपर चला गया तो वो टुंड्रा वेजिटेशन के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, वेस्ट वेट टेम्परेट में जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे ओक, चेस्टनट। ठीक है। और कॉनिफर के मैंने बता दिया, चीर, पाइन, सिडार, है ना। और टुंड्रा में आपको पता होना चाहिए कि कैसे मिलते हैं, जैसे मॉसेस हो गया, लाइकेन हो गया, इस तरह का वेजिटेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक। अब क्या बच गया? अब आपको बच गया ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, वो भी हम देख लेते हैं। ट्रॉपिकल, ये वो फॉरेस्ट है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? रेगिस्तान वाले इलाकों में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वहाँ जैसे, और वहाँ पेड़ का जैसे बाबुल हो गया, खेजड़ी हो गया, खेजड़ी ट्रीज, है ना। चंपारण सत्याग्रह, नहीं, चिपको मूवमेंट जो था वो याद रखना। कैक्टस। ठीक है। टुसॉकी ग्रास भी इसका एग्जाम्पल है, टुसॉकी ग्रास। ठीक है। अब हम फॉरेस्ट की बात करें तो आप मुझे बता दीजिए कि फॉरेस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945? डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या लिबरल पार्टी? तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन में जो है 1945 में इलेक्शन हुए, और उसमें प्रेसिडेंट अगर आपको पता है तब भी आप कर लेंगे आंसर। तो प्रेसिडेंट जो बने वो थे क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। और उन्होंने जो पार्टी लीड करी वो थी लेबर पार्टी। ठीक है। क्लेमेंट एटली के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इन्होंने NHS, एक नेशनल हेल्थ सर्विस स्टार्ट करी, नेशनल हेल्थ सर्विस, जो कि 1948 में, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि फॉरेस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो फॉरेस्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। When was the duty free tariff preference DFTP scheme for least developed countries announced by India? तो ये कब इंडिया ने अनाउंस करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और पहली बात, लीस्ट डेवलप कंट्रीज क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये क्या है, जो ये DFTP जो स्कीम थी, ये इंडिया इसलिए लेके आया था ताकि वो जो है
प्रमोट कर सके ट्रेड को लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से और अपने रिलेशन को अच्छा बना सके। टू प्रमोट ट्रेड विथ LDCs। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अभी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो नहीं करी है। तो ये स्कीम लेके आया था 2008 में भारत, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो DFTP है स्कीम, ये प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यूज़ की गई थी, 2008 में यूज़ की गई थी, इतना बस आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच गज़ल सिंगर वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो मंगेशकर अवार्ड हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल है लता मंगेशकर अवार्ड, एक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और एक है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, जो कि मतलब इसी में काउंट होता है। तो ये कन्फ्यूजन है, तो आपको पता होना चाहिए जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो सबसे पहली बार 2022 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सबसे पहली बार ही किसको दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम 2023 में ये मिला था आशा भोसले को। तीसरी बार 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है। बच्चन। और 2025 में ये अभी रिसेंट में मिला है किसको? कुमार मंगलम बिरला को, मंगलम बिरला को। और ये याद रखना है कि ये अप्रैल में ही दिया जाता है। अब वहीं हम बात करते हैं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की, ठीक है। ये भी साथ में दिया जाता है इसी लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के साथ में। जैसे 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है, वैसे ही 2024 में मास्टर दीनानाथ अवार्ड जो है वो AR रहमान को मिला था, ठीक है। तो 2023 में जो बात की ये मिला था पंकज उदास को। कौन सा अवार्ड था? ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लिखा हुआ है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये मिला था हमारे पंकज उदास को, जो कि हैं ये, ठीक है। और एक तीसरा अवार्ड है वो भी मैं बता देता हूँ, वो है लता मंगेशकर अवार्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए, लता मंगेशकर अवार्ड। ये तीनों अवार्ड में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई किया। ये पता है MP गवर्नमेंट देती है तो पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट है टाइम मिला था, ये मिला था 1984 में। किसको मिला था? नौशाद अली को मिला था। ये चीज़ आपको याद नहीं है, नौशाद अली को मिला था। किशोर कुमार को भी मिला है ये 1985 में, ठीक है, किशोर कुमार को। और जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि 2018 में किसको मिला है, ठीक है, 2019 में किसको मिला है, 21 में किसको मिला है। ये 3 चीज़ आपने बता दी। 2018 में मिला है ये कुलदीप सिंह को, 2019 में मिला है ये शैलेंद्र सिंह को, 2021 में मिला है कुमार सानू को, ठीक है। और मतलब उससे उसके बाद बस एक ही बार मिला है अभी तक, वो है 2023 में। ये भी आप मुझे बता दीजिए, ये मिला है आप KS चित्रा को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। इन विच ईयर वॉज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च? तो कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ऐसा ही एक और है PM सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और PM जीवन ज्योति, जीवन ज्योति बीमा योजना, ज्योति बीमा योजना, ये भी दोनों स्टार्ट हुए हैं। कब स्टार्ट हुए थे? ये हुए थे 2015 में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको PM आयुष्मान भारत हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि इसमें जो निवेश है वो कितने का है। 64,000 करोड़ का निवेश है। ठीक है, ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है क्रिटिकल एंड प्राइमरी केयर नेटवर्क्स पे। ठीक है, और बोला है कि इतने 29,000 हेल्थ सेंटर्स खोलेगा। ठीक है, ओवर 4,000 ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट और लैब बनेगी। ठीक है, IT इनेबल डिजीज सर्विलेंस सिस्टम होगा, ये चीज़ ये बोलता है। तो ये चीज़ और PM मोदी द्वारा लागू किया था, ये आप पता होना चाहिए। और अभी तक का ये लार्जेस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट कर लो क्योंकि ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डस गोनिलक्स गोनियालॉक्स या बिलोंग टू? ठीक है, तो ये है हमारा गोनियोलॉक्स। ठीक है, ये नाम ही आपने पहली बार सुना होगा। तो ये बिलोंग करता है डाइनोफ्लैगलेट से। ठीक है, आपको पता है प्रोटोजोआ से कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? जैसे कि पैरामीशिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, ये इग्लोनॉइड्स जो हैं वो उसका एग्जाम्पल है इग्लेना। ठीक है, और ये फ्लैगलेट्स क्या होता है? ये बेसिकली इसमें दो फ्लैगलम होते हैं। फ्लैगलम क्या होता है? फ्लैगलम होते हैं वो स्ट्रक्चर जो कि मूव करने के लिए यूज़ होता है, तो इसमें दो फ्लैगला होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और ये एक तरह का प्लैंकटन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि मैराइन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मिलता है ये। ठीक है, ये चीज़। अब हम क्या है, जब फ्लैगला की बात करें तो हम फ्लैगला का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत पूछा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फ्लैगला का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? जैसे जैसे अमीबा में जैसे सूडोपोड्स होते हैं, वैसे सीलिया होते हैं मूव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में, वैसे ही फ्लैगला होता है मूव करने के लिए। तो फ्लैगला का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा एक धागा टाइप का, फिर ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये क्या है? ये फ्लैगलम स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं हुक, जो फिलामेंट और इसको बोलता है बेसल बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, उसको बोलते हैं हुक। ये जो है पूरी ये बेसल बॉडी। ठीक है, तो ये फ्लैगलम का स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया है, 100% पूछा गया है, ये आप चेक कर लीजिए SSC में। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो कि पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने 4-5 साल का जो डेटा है, 4-5 साल का जो SSC के PYQs हैं वो जो सॉल्व करने के बाद ही मैं ये सब क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 2024 के जितने भी हम शिफ्ट करेंगे उसमें मैं सारा कुछ जो है पिछले 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिलेट कर करके आपको समझा दूँ ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि वल्लभी जो है वो किसकी कैपिटल रही है, किस डायनेस्टी की? तो वो रही है हमारे मैत्रक डायनेस्टी की। मैत्रक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर थे भतरका। ठीक है, और फिर धारसेन आए, फिर ऐसे ध्रुवना सिम्हा। ठीक है, ध्रुवसेन फर्स्ट आए, सेन ध्रुवसेन फर्स्ट। ठीक है, तो इनके बारे में ऐसा सच कुछ याद नहीं करना है, बस इतना पता होना चाहिए कि इनकी जो कैपिटल थी वो मैत्रक की कैपिटल थी वल्लभी। ठीक है, और वाकाटका के बारे में हम देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन सेन सेकंड से करी थी, जो कि एक वाकाटक के डायनेस्टी के रूलर थे। तो हम देखते हैं तो मैत्रक जो है, मैत्रक कहाँ पे है? ये देखो, ये गुजरात साइड में है। तो यहाँ पे जिनकी कैपिटल थी वल्लभी थी। चालुक्य की कैपिटल बादामी थी और वेंगी भी थी। जो ईस्टर्न चालुक्य थे उनकी कैपिटल वेंगी थी। पल्लव की कैपिटल कांचीपुरम थी, पता है। ठीक है, पांड्यस की मदुरई थी। पांड्यस की क्या थी? मदुरई। ठीक है, ठीक है, मौखरीज की कन्नौज थी। मौखरीज कहाँ थे ये भी आपको ध्यान रखना है।
पुष्यभूति उनकी थी, स्थान विश्वरा, ठीक है। यहाँ पे ही एक गौड़ प्रोविंस था जिसके रूलर शशांक थे, ये आपको पता होना चाहिए। जो गंगा किंगडम था वो भी यहीं था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कन्नौज है या जो कन्नग भुज के नाम से जाना जाता है, इसके रिलेटेड एक वॉर हुआ जो कि बहुत फेमस है, जो कि 790 में हुआ। त्रिपत्तीय या ट्राइपार्टीय स्ट्रगल बोलते हैं उसको, ट्राइपार्टीय, तीन किंगडम्स के बीच में हुआ, ठीक है। कौन कौन से किंगडम थे वो? तो वो थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक है, ये थे। तो आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। जो पाल थे हमारे, वो इस रीजन में कुछ बिलोंग करते थे, इस पाल, ठीक है। राष्ट्रकूट जो थे वो इस रीजन में थे, राष्ट्रकूट। और जो वेस्ट रीजन में थे वो हमारे थे गुर्जर प्रतिहार, आपको पता चाहिए। ये जो वेस्ट रीजन है इसमें थे गुर्जर प्रतिहार। अब ये डिसाइड तो नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा, पर ऐसा माना जाता है कि कुछ टाइम तक के लिए गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो कन्नौज पे रूल करते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। और ये त्रिपत्तीय स्ट्रगल जो है ये पूछा जाता है कन्नग भुज स्ट्रगल के नाम से भी, या कन्नौज स्ट्रगल के नाम से भी पूछा जाता है, 790 AD, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। आगे बोला गया है भरतनाट्यम डांस स्टाइल जो है वो किस स्टेट की है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने कंपोनेंट्स किए हैं, लेकिन मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा, स्टार्टिंग से बताऊंगा कि हमारे जो हैं वो क्लासिकल डांस जो हैं वो 8 हैं। क्लासिकल डांस जो हैं वो हैं 8। ये किसके द्वारा? ये है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, ठीक है। और एक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो बोलती है कि नहीं भैया 8 नहीं 9 है, हम छऊ को भी मानते हैं एक क्लासिकल डांस। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी जो है वो छऊ को क्लासिकल डांस नहीं मानती है। अब आगे चलते हैं। क्लासिकल डांस जो है वो 2 फॉर्म में बटे हुए हैं। एक को बोलते हैं लास्य, लास्य मतलब फीमेल, और एक को बोलते हैं तांडव यानी कि मेल। तांडव डिनोट करता है शिव जी को और लास्य डिनोट करता है पार्वती जी को। तो ये मैस्कुलिन डांस एक्सपर्ट जो है वो तांडव है और फेमिनाइन डांस एक्सपर्ट जो है वो लास्य है। अब ये क्लासिकल डांस के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो हमें पता चलता है इसके सोर्सेज क्या हैं। इसके 2 सोर्सेज हैं, ठीक है। पहला है नाट्यशास्त्र, किसने लिखा है आप मुझे बताएंगे? शास्त्र। और दूसरा है हमारा अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण। क्या आपको पता है कि ये नाट्यशास्त्र है, इसी को 5th वेद भी बोला गया है, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र जो है वो लिखा था भरत मुनि ने, भरत मुनि ने, ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी द्वारा, ठीक है। अभिनय दर्पण जो है वो नंदी केशवम ने लिखा था, नंदी केशवरम, केशवरम, ठीक है। तो इनके मुताबिक जो है मतलब कि हमें क्लासिकल डांस के बारे में पता चलता है। और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 8 क्लासिकल डांस है। जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है? वो है तमिलनाडु का। तो बाकी कौन कौन से 8 हैं ये मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ। 8, ठीक है, क्लासिकल डांस। पहला है हमारा भरतनाट्यम, हम देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये तमिलनाडु का है और ये फायर एक्सपेक्ट को दिखाता है। हम बोलते हैं ना कि हमारी जो शरीर है वो 5 तत्वों से बनकर बना है, तो फायर जो तत्व है वो भरतनाट्यम उसको डिनोट करता है। ये किस लॉर्ड शिवा के ऊपर डिनोटेड है। एक हार्य भी इसको बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड जो है वो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्रा का है और लॉर्ड कृष्ण के ऊपर ये है।
आंध्रा में एक गांव भी है कुचिपुड़ी करके, वहीं पे ये ओरिजिनेट हुआ था, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा हमारा कथक है जो कि हमारा यूपी से है। इसका एक फॉर्म जो है वो ठुमरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली। जो मोहिनी अट्टम है और जो कथकली है, दोनों हमारे केरला से हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है आपको पता है, लॉर्ड विष्णु जब ये अमृत मंथन हुआ था, तो जो अमृत जब निकला था तो राक्षसों को ना मिले, इसलिए वो मोहिनी का अवतार लेके आए थे। तो उसी डांस फॉर्म को यही है डिनोट करता है। इसको डांस ऑफ एन्चेंट्रेस भी बोलते हैं, और ये एयर को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है मणिपुरी। मणिपुरी भी विष्णु को लॉर्ड विष्णु के ऊपर है। ठीक है, इसको हम इंट्रोवर्टेड डांस फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मतलब चेहरा नहीं दिखाया जाता। ठीक है, उड़ीसी जो है वो वाटर को डिनोट करता है। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट में आया सत्तरिया। ये 2000, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 2000 टाइम में इसको ऐड किया गया था। ये आसाम का है। इसके फाउंडर शंकर देव माने जाते हैं। ठीक है, ये शिव जी को डिनोट करता है। ठीक है, और इसके इसमें एक जो फेमस है वो है बोर गीत। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बोर गीत किससे संबंधित है, तो वो सत्तरिया से संबंधित है, वो शंकर देव से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और भी चीज़ें संबंधित है, जैसे अंक्य नाट हो गया, ये सब जो है, ये सब हम जब सत्तरिया के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे तब हम देखेंगे उसके कंपोनेंट वगैरह को। तो अभी के लिए आपको इतने 8 जो हैं ये बेसिक आपको याद होने चाहिए, और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ है वो पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपको क्लासिकल डांस याद होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ produced by nuclear explosions, lightning and less dramatic activity of radioactivity decay। रेडियो एक्टिव डिके की बात की गई है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या, गामा। ठीक है, ये क्लियर। और गामा की डिस्कवरी किसने करी थी, तो वो की थी पॉल विलर्ड ने। पॉल विलर्ड। ठीक है, वैसे ही एक है कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी विक्टर फ्रांस हेज ने। विक्टर फ्रांस हेज ने कब की थी, 1936 में की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ हम देख लेते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये विजिबल हो गया। इसको याद करने का तरीका कैसे कैसे हम इसको याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं, रिच मैन इन वाराणसी यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। कैसे याद करते हैं, हम याद करते हैं, रिच मैन इन वाराणसी यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, सीक्वेंस में याद करने के लिए। ठीक है, आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरेज और जी से गामा रेज। साथ साथ आपको इसके क्या बोलते हैं, किसने डिस्कवर किया था वो भी पता होना चाहिए। रेडियो वेव की डिस्कवरी की थी किसने, जी मैक्रोनी ने। मार्कोनी ने, मैक्रोनी बोल, हर बार मैं इसका नाम मैक्रोनी बोलने लग जाता हूँ मैं। ठीक है, माइक्रोवेव की डिस्कवरी की थी 2 बंदों ने, जिनका नाम था आर्नो पेपियल्स और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, इंफ्रारेड की वहीं पर डिस्कवरी की थी विलियम हर्शल ने। विलियम हर्शल। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट की डिस्कवरी की थी किसने, वो की थी रिटन ने, जॉन विल्हेम रिटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 1801 में। एक्सरेज की आपको पता है रॉन्टजन ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सब के किस किसने डिस्कवरी की है
है ना। और सीक्वेंस में ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। साथ साथ आपको मैं और चीज़ बता देता हूँ, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो सूटेबल होती है ह्यूमन ईयर्स के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में। इसको 20 हर्ट्ज़ को बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज़ को बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज़ को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो कि मतलब बैट्स वगैरह, जो जिस फ्रीक्वेंसी में बैट्स वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, वो है ये। तो ये सूटेबल होती है, इसके बीच की फ्रीक्वेंसी जो है वो सूटेबल होती है ह्यूमन ईयर के लिए। ठीक है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी पता होनी चाहिए। बाकी हम जब आगे बात करेंगे तो हम आगे और भी टर्म्स की बात करेंगे, जैसे एको हो गया, रिवर्बरेशन हो गया, है एम्पलीट्यूड हो गया। साउंड के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन वो जब क्वेश्चन आएंगे तो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, बढ़ते हैं आगे। 17th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स। ठीक है, तो बताया है, कॉम्बिनेशन दे रखा है कि कौन से जो दो हैं वो बॉर्डर आपस में शेयर नहीं करते, भूटान और अरुणाचल, भूटान और मेघालय, भूटान और वेस्ट बंगाल, भूटान और असम। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 7 कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, टोटल बॉर्डर कितनी है, टोटल बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर, इतनी हमारी टोटल है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा भूटान जो है मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ये देख लो, ये 7 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका के इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे है पाक स्टेट, जो इन दोनों को अलग करता है। साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछता है कि इंडिया जो चाइना है बॉर्डर जो है वो कितने सेक्टर्स में विभाजित है। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो, इंडिया लिख देता हूँ मैं, इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो कितने सेक्टर्स में विभाजित है, तो वो 3 सेक्टर्स में विभाजित है, ये पूछता है। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, यहाँ से नेपाल तक का जो ये बॉर्डर है इसको बोलते हैं मिडिल सेक्टर, और ये जो सेक्टर है इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इंडिया चाइना के बीच में 3 बॉर्डर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो बॉर्डर्स है, ये 7 कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, इसको हम कैसे याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं बचपन में MBA के थ्रू। बचपन में किया मैंने MBA, बचपन में किया मैंने MBA। ठीक है, इस तरह से हम याद करते हैं। ठीक है, B से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, चाइना, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ ही हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, 4096 किलोमीटर की। ठीक है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। B से आपको पता है पाकिस्तान, N से नेपाल, म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम क्या है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ आपको बढ़िया दोस्ती हो रही है एकदम, 106 किलोमीटर है सबसे छोटी। ठीक है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ हम लोग इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो संबंधित हैं, और इसको हम याद कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम याद करते हैं मैम टेक वाटर से, मैम टेक वाटर से हम याद करते हैं। M से हो जाएगा मेघालय, नाम आप मैं पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, A से असम, M से मिज़ो, ठीक है, T से त्रिपुरा, और W से वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 5 जो हैं ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना के साथ आपको पता है कौन करता है, लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है। आप वहाँ से मतलब अपने दिमाग में नक्शा घुमाइए। ठीक है, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, और लास्ट में अरुणाचल आ गया, अरुणाचल आ गया। पाकिस्तान के साथ आपको पता है 3 राज्य, गुजरात, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब।
पंजाब। नेपाल के साथ हम याद करते हैं सुब्बू से, सुब्बू, ठीक है। एस से सिक्किम, यू से यूपी, बी से बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, और यू से यूके, उत्तराखंड। ये 5। म्यांमार को हम याद करते हैं अरुणामामी से, अरुणामामी। 4 जो स्टेट हैं वो करते हैं, अरुणा से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, और मी से मिजोरम, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। भूटान जो है, भूटान को हम कैसे याद करते हैं? भूटान को याद करते हैं बासा से, बासा, भूटान बासा, ऐसे याद कर लो। बी से बंगाल, ए से असम, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल। थोड़ा आप मतलब अपने दिमाग में मैप को रिलेट करके चलोगे तो भी अच्छा है। अरुणाचल, और ये तो सिर्फ लद्दाख से शेयर करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं इनके ऊपर लागू रहती हैं। जैसे बांग्लादेश के ऊपर जो है वो कौन सी रहती है? बीएसएफ। चाइना के ऊपर आईटीबीपी। पाकिस्तान के ऊपर भी वही रहती है जो बांग्लादेश के ऊपर रहती है, बीएसएफ। ऐसे याद कर लो, ये दोनों बेटे बेटे हैं अपने, तो फिर बीएसएफ सेम। नेपाल के ऊपर एसएसबी, और भूटान के ऊपर भी एसएसबी, क्योंकि ये दो हैं, ये अपने मतलब कि एक तरह से दोस्त स्टेट है। तो याद रहेगा, मैम टेक वाटर, सुब्बू, अरुणामामी, और बासा। तो यही पूछता है। तो भूटान का कौन सा हो गया? बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल। और कौन सा नहीं हुआ? मेघालय नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरह से हम याद करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि हम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डस इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कब सेलिब्रेट करता है? मतलब कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन डे हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं जब हमारा संविधान जो हुआ था वो हमने अडॉप्ट किया था। अब वो डेट प्रियम्बल में भी मेंशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो है हमारी 26 नवंबर। और हमने अडॉप्ट कब? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कुछ चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। कब बना था ये? कितने साल में? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशन लगे थे टोटल सेशन। इसका सिंबल क्या है? सिंबल इसका एलिफेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है? एलिफेंट है। एडॉप्ट कब किया था? एडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्स कब किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने एनफोर्स किया था। साथ साथ ये भी चीज़ें कि डेकोरेट किसने किया था और इसकी कैलीग्राफी किसने करी थी, ये भी पता होनी चाहिए। तो डेकोरेट किया था हमारे 2 बंदों ने, नंदलाल बोस और राम मनोहर बिहोर सिन्हा, या फिर बिहोर राम मनोहर सिन्हा। इनका मुझे ये बस आगे पीछे मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा, मनोहर सिन्हा। और कैलीग्राफी को एक इंग्लिश में किया था और एक हिंदी में किया था। जो हिंदी में किया था वो किया था वसंत कुमार वैद्य ने, वसंत कुमार वैद्य ने। और जो इंग्लिश में किया था वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये आपको नाम याद होने चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 27 नवंबर को जब हमने अडॉप्ट किया था तो हमने 3 चीज़ें और उस दिन अपनाई थी। क्या? सिटीजनशिप हमने लागू कर दी थी, इलेक्शन जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, और प्रोविंशियल पार्लियामेंट हमने सेटअप की थी, ठीक है। और फिर बाकी जो है वो 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ था प्रॉपरली। और आपको पता है एक डेट है 24 जनवरी 1950। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था।
नेशनल फ्लैग का हमने कब अडॉप्ट किया था, ये आप मुझे जाएंगे। इसी दिन हमारी जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मीटिंग थी वो हुई थी। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी दिन 284 मेंबर्स ने साइन किया था, जिसमें से 15 फीमेल थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और टेम्प्ररी मतलब पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो आपको पता है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, वो टेम्प्ररी थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कैबिनेट बैठी थी, पहली कैबिनेट बनी थी इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, उसमें किसने कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभाली थी। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कौन संभाल रहा था, ये आप मुझे बताएंगे। होम मिनिस्ट्री किसने संभाली थी, एजुकेशन किसने संभाली थी, फूड एंड एग्रीकल्चर कौन था इसका मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, डिफेंस मिनिस्टर कौन था, लेबर एंड रिहाब जो है वो किसके अंडर थी, रिहाब। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री किसके अंदर थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके अंदर थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है। लॉ में के कौन थे मिनिस्टर, लॉ के तो आपको पता होंगे, बी आर अम्बेडकर थे, ये तो सबको पता है। और रेलवे मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, ये चीज़ आपसे आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो हमारे नेहरू जी संभाल रहे थे। होम मिनिस्ट्री आपको पता है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे मौलाना अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल जाता हूँ, तो मैं आधे शब्द जो है वो मुंह में खा जाता हूँ। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि धीरे बोलूँ, लेकिन मेरा फ्लो जब चलता है तो फिर एकदम मैं एकदम बस पेल ही देता हूँ सब कुछ। ठीक है, फूड एंड एग्री थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जॉन मथाई, और जॉन मथाई कमेटी एक बनी थी, किससे रिलेटेड थी वो, कब बनी थी, ये आप मुझे बताएंगे। डिफेंस मिनिस्टर हमारे बलदेव सिंह। ठीक है, लेबर और रिहाब में थे जगजीवन जगजीवन राम। ठीक है, कम्युनिकेशन में राफ़ी साहब थे, राफ़ी अहमद किदवई, अहमद किदवई। ठीक है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में थे हमारे सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। आपको पता है एक सी आर फॉर्मूला करके भी आया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड था। क्या था वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा सा खुद भी सर्च करो, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो खुद भी सर्च करोगे तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रेलवे के थे सुरजीत सिंह। और खुद से जो इंसान सर्च करता है ना भाई, वो कभी नहीं भूलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप खुद से सर्च करोगे, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, खुद से सर्च करोगे, 10-15 मिनट टाइम दोगे, दिमाग खपाओगे अपना, तो पक्का आप वो चीज़ भूलोगे नहीं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस मिनिस्ट्री में कौन सा मिनिस्टर था, किसने संभाला हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड इज नोन एज। मतलब कैग जो है वो किस डिपार्टमेंट को संभालता है, ये पूछा गया है। किसका हेड है तो आपको पता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का वो हेड होता है। और कैग जो है किस आर्टिकल में आता है ये भी पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये साथ में ये पता होना चाहिए कि सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है, और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है। ठीक है, और क्या बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है ये बताना कितना होना चाहिए, रिमूवल कौन करता है, रीअपॉइंटमेंट कौन करता है, सैलरी कितनी होती है कौन डिसाइड करता है, टर्म क्या होती है।
ये चीज़ आपको बताऊँ। और ये भी बता दो आप मुझे कि हमारे फर्स्ट कैग कौन थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। अपॉइंटमेंट हमारा प्रेसिडेंट करता है। रिमूवल इसका वैसा ही होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज का होता है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, इसकी रीअपॉइंटमेंट होती नहीं है, ये चीज़ रखनी है। सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक, और टर्म जो होती है 6 साल या 65 एज होती है। फर्स्ट कैग कौन थे हमारे, तो वो थे वी नरहरि राव। नरहरि राव, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ हम इसके आर्टिकल देख लेते हैं। 148 में क्या है, 149 में क्या है, 150 में क्या है। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि 4 ही आर्टिकल हैं। 140 में कैग दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है। 149 में इसकी ड्यूटीज़ दे रखी है, ड्यूटीज़ ऑफ कैग। 150 में बोला गया है कि ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, एडवाइस टू प्रेसिडेंट। और 151 में बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये 4 आर्टिकल जो हैं कैग से रिलेटेड हैं, ये चारों आपको याद होने चाहिए। इसमें पूछता है भाई कि एडवाइस टू प्रेसिडेंट किस में लिखा है और ऑडिट रिपोर्ट किस में लिखी है, ये पूछता है। आप चेक कर लेना, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 1-2 बार नहीं पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 20 जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है आपको। पहली स्टेटमेंट है द उड़ान स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। सेकंड है इट इज़ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और थर्ड है द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। अब देखो, उड़ान स्कीम क्या है, स्कीम का मतलब है उड़े देश का नागरिक। ठीक है, ये स्कीम है, मोदी लेके आए थे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखो 2017 में हुआ, ये तो बात सही है, लेकिन 2017 से 5 साल हुए अभी तक, जोड़ लो भाई, 2024 तक कितने हो गए, 7 साल हो गए। तो ये पहली चीज़ गलत होगी। फ्लैगशिप स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं थी, ये किसके अंदर थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। ठीक है, और इस AAI जो है उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये बिल्कुल सही बात है, तो एक ही सही होगा हमारा, ओनली स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, अब उड़ान के बारे में आपको पता है, थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं। एक तो मैंने बता दिया आपको, इसका मतलब क्या है, उड़े देश का नागरिक। ठीक है, ये स्कीम जो है ये रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम है और साथ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। कहने का मतलब क्या है, ये कनेक्ट करेगी टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ को, है ना, आपस में। एयरपोर्ट डेवलप होंगे वहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने सारे एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, कनेक्टिविटी स्कीम किन के लिए, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए उड़ान के बारे में। ठीक, कब इम्प्लीमेंट हुई थी, 2017 में हुई थी, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो मतलब स्टेटमेंट इतने वो नहीं थे, आपको बस अगर थोड़ा पता होता, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती तो आप कर लेते। ठीक, बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन मैराथन इवन इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। तो कौन सा है मैराथन, कावेरी ट्रेल मैराथन है, पिंकाथॉन है, या दिल्ली हाफ मैराथन है, या फिर मुंबई है। तो जो भी है उसका सिंबल है ये। तो कौन सी है, नाम ही बता दिया, टाटा मुंबई मैराथन है, यही हमारी सबसे लार्जेस्ट मैराथन मानी गई है। हाँ, और मुंबई मैराथन को टाटा मुंबई मैराथन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। पहली बार ये फर्स्ट बार जो है 2004 में स्टार्ट हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कावेरी ट्रेल मैराथन आपको पता है, नाम जैसे बता रहा है कि बैंक जो कावेरी रिवर है उसके बैंक्स पे जो मैराथन होती है वो है। पिंकाथन के बारे में कोई पता नहीं चाहिए कि ये इंडिया की बिगेस्ट वुमेन रन मैराथन है, इंडियन बिगेस्ट वुमेन रन। और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था मिलिंद सोमन ने। ठीक है, दिल्ली हाफ मैराथन के बारे में ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो ग्रेट दिल्ली रन है उसका एक पार्ट है, ये उसका एक पार्ट है।
ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पता होना चाहिए कि टाटास के क्या बोलते हैं, फाउंडर कह लो या सब कुछ कह लो। ठीक है, और इसकी ज़्यादा जो पे जो जो जिससे भी जो भी कमाया जाता है वो चैरिटी वगैरह में जाता है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब बोला गया 22 क्वेश्चन बोलता है, शाब ए भारत, बारात, भारत बोल दिया मैंने, बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द रिलीजियस ग्रुप। तो ये आप नाम से देख रहे हैं भाई, जिसमें भी ये ऐसे कर डैश करके ई आ जाए, है ना, वो किसका है, वो मुस्लिम कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और एक शाब बारात करके एक है, शाबान करके है, शाबान करके मुस्लिम कम्युनिटी में एक कैलेंडर होता है जिसमें एट्थ मंथ को शाबान बोलते हैं। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, वापस बताता हूँ। इस्लामिक कैलेंडर का जो एट्थ मंथ होता है उसको शबान बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ जैसे हमारे के जो मंथ है उसमें क्या बोलते हैं, जेठ, आषाढ़, भादो, ये सब है ना, वैसे ही उसमें एट्थ मंथ को हम शबान बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही पारसी कम्युनिटी जो है वो एक त्यौहार सेलिब्रेट करती है जिसको बोलते हैं नवरोज़ या पटेटी। ये इनका न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, किस मुगल रूलर ने स्टार्ट किया था, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, ये आपको बताना है। मुगल रूलर था कि दिल्ली सल्तनत का था? ठीक है, तो न्यू ईयर क्या हम और देख लेते हैं, जैसे पौला बैशाख हो गया, बैशाख, गुड़ी पड़वा हो गया, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, लोसर हो गया, लोसर जो है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। कौन सी कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, लोसर हो गया, विशु हो गया, पुथांडू हो गया, उगाड़ी हो गया। ये कौन से स्टेट इंडिया के न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन से स्टेट में किस नाम से मनाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, आप इस ऑप्शन को सही मान लो। तो पौला बैशाख जो है वो वेस्ट बंगाल में न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। लोसर जो है तिब्बत कम्युनिटी या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो भी हैं, विशु केरला, पुथांडू तमिलनाडु, उगाड़ी जो है वो आंध्रा और कर्नाटक दोनों साइड में न्यू ईयर फेस्टिवल को हम उगाड़ी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है। उसमें बोला गया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। ये IIPDF जो है वो 2017 में सेटअप हुआ था, यही चीज़ सबसे पहले गलत है। कब सेटअप हुआ था, 2007 में सेटअप हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, ये दोनों फंड जो हैं प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंडर आती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है, ओनली वन। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता द फंड ऑफ फॉर IIPDF आर ओनली प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, मैंने बोला ना कि ये दोनों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फंड इसमें, तो ये एक तरह से ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो हमारी जो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है पहली वाली। आपको याद रखना है कि जो IIPDF है वो 2007 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमसे क्वेश्चन बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के नवरत्न में से कौन सा नाम है इन चारों ऑप्शन में, पुरंदरदास, स्वामी हरिदास, तानसेन और आमिर खुसरो। तो आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर है तानसेन। इनको मियाँ का टाइटल जो है वो अकबर ने ही दिया था। ठीक है, इनका असली नाम है रामतनु पांडे। ये रीवा घराने से बिलोंग करते हैं, जो ग्वालियर का है घराना। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, उसका नाम था रुद्र वीणा। इतनी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। पुरंदर दास जो हैं ये फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक म्यूज़िक मतलब जो साउथ का म्यूज़िक, जो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला साइड जो बजाया जाता है। ठीक है,
और क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को, सुब्बलक्ष्मी को। ठीक, इनको 1998 में भारत रत्न मिला था। ये पहली म्यूजिकल कंपोनेंट थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ना, सबसे पहली। ठीक है। स्वामी हरिदास आपको पता है कि अकबर के गुरु थे। ये किसके गुरु थे? सॉरी, अकबर बोल रहा हूँ मैं, तानसेन के गुरु थे। ठीक है। और आमिर खुसरो के बारे में पता है कि अलाउद्दीन ने इसको तूते हिंद की उपाधि दी थी, पैरट ऑफ इंडिया से बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। इसने पहली बार भारत में कव्वाली लेके आया, कव्वाली जो है वो यही लेके आया। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तबला वगैरह भी पहली बार इसी ने स्टार्ट करवाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ने से पहले हम नवरत्न की बात कर रहे हैं, तो नवरत्न को हम एक बार क्लैरिटी से अच्छे से समझ लेते हैं कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न कौन कौन थे और उनका क्या क्या रोल था। बाकी हम अकबर के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर भी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम पढ़ लेंगे। पहले थे हमारे अबुल फजल, अबुल फजल और उनका भाई अबुल फैजी। फिर तानसेन, मियाँ तानसेन, बिरबल, मानसिंह, राजा मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीज़ दीन, फ़कीर अजीज़ दीन। ठीक है। आपको पता है, ठीक है, अबुल फजल वो व्यक्ति है जिसने अकबरनामा लिखी। अकबरनामा के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। पहली वॉल्यूम जो है वो अकबर के एंचेस्टर की बात करती है, दूसरी वॉल्यूम जो है वो उसके रेन की बात करती है, कार्यकाल की बात करती है, तीसरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, जिसको हम बोलते हैं ऐन अकबरी। ये पूछा जाता है कि ऐन अकबरी कौन सा वॉल्यूम है? ये 3rd वॉल्यूम है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। अबुल फजल जो था उसने महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, पर्शियन। तानसेन के बारे में हम देख चुके हैं, कोर्ट पोएट थे। बिरबल एडवाइज़र थे। राजा मानसिंह आपको पता है मिलिट्री लीडर थे, और इनके अंदर सेना जो टुकड़ी थी वो कितनी थी? 7000 थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। माना जाता है कि जिस जिस राजा के अंदर जितनी टुकड़ी रहती है वो राजा उतना पावरफुल होता है। तो हाईएस्ट जो है वो 10,000 थी, उसमें से 7,000 जो है वो मानसिंह के पास थी। ठीक है। 10 से 10,000 के बीच में रेंज है, उसमें 7,000 मानसिंह के पास थी। ये आपको पता होना चाहिए। टोडरमल जो है रेवेन्यू मिनिस्टर है, जो जब्ती सिस्टम लेके आए थे, या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर, मनसबदारी सिस्टम लेके आए थे रेवेन्यू मिनिस्टर। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान के बेटे हैं, बैरम खान, जो कि पूरे हिस्ट्री में सबसे लॉयल जनरल माना गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने ही बाबरनामा लिखी है, ये भी पता होना चाहिए। और एक चीज़ और टोडरमल के बारे में कि इनको दीवाने आला का टाइटल मिला है, अकबर ने बोला था इनको, या फिर टाइटल मिला था। मुल्ला तो प्याजा और फ़कीर अजीम ये रिलीजियस मिनिस्टर थे। ठीक है। और आपको पता है रिलीजियस के लिए एक उन्होंने, अकबर ने इबादत खाना खोला था जिसमें रिलीजियस जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वार्तालाप होगी। ये चीज़ इतनी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नवरत्न के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहने वाला है कि हु हैज़ रिटन द बुक फेयरलेस गवर्नमेंट्स, पब्लिश इन जनवरी 2021, डिस्क्राइबिंग हर स्टेंट एज गवर्नर। तो ये है हमारी पहली IPS वुमेन ऑफिसर, किरण बेदी मैम। ठीक है। पहली वुमेन IPS थी, कब बनी थी? 1972 में। और ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी, कहाँ की? पुडुचेरी की। तो उस टाइम पे इन्होंने ये बुक लिखी थी 16 से 21 के दौरान।
ठीक है, ये बुक कौन सी है? ये बुक है ये वाली, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको और बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मतलब कि आत्मकथा। आत्मकथा ये किसके ऊपर है? ठीक है, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, फादर टू डॉटर, ये किसके बारे में है? एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसके बारे में है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। और बिकमिंग, बिकमिंग किसकी है? ठीक है, मैन खौफ किसकी है? मैन खौफ पूछी गई है भाई कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसी ही एक और है, फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल। तो आप मुझे बता देंगे कि ये किस किस की हैं। ठीक है, आत्मकथा जो है वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद की, पहले प्रेसिडेंट की। लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर और एन ऑटोबायोग्राफी ये हमारी जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये ओबामा की है, और बिकमिंग जो है उनकी वाइफ मिशेल ओबामा की है। मैन खौफ जो है वो एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, एडोल्फ, ये आपको पता होना चाहिए, हिटलर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला की है, और फ्रीडम इन एक्साइल जो है वो दलाई लामा की। ये चीज़ आपको इन बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, ये बार बार पूछे जाने वाली बुक्स हैं। ठीक है, बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा, और ये भी आशा करूँगा कि आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन करेंगे, वो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे तो। ठीक है, साथ साथ मैं ऐसे ही आपको और भी जितने भी हम 2024 के सारे PYQ सॉल्व करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी पिछले 4 साल के PYQs में जो भी पूछा गया है वो मैं इन सब में फैक्ट जो है वो इन लेक्चर्स में मेंशन करने वाला हूँ हर क्वेश्चन के साथ। तो इसको ज़रूर देखिए, आप हर लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए, एंड राधे राधे सभी को।